हेलो फ्रेंड, बात करते हैं बिहार एस्टेट की परीक्षा 2024 में जो पूछी गई थी 50 नंबर की अनिवार्य प्रश्न पत्र शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से। हम 50 प्रश्न का डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम जो है एसटीईटी की बहुत जल्दी हो जाएगी और जैसे ही फॉर्म की डेट ख़त्म होगी, एग्ज़ाम की नोटिस आ जाएगी तो आपको एग्ज़ाम बहुत जल्द इसकी देखने को मिलेगी। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप प्रश्नों को रिविज़न करें, वो आपके लिए बेनिफिट होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी एवं अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। इसमें ऑप्शन है चिंतनशील, स्मृति स्तर, समझ का स्तर या उस सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिंतनशील। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल हैं, क्या शामिल होते हैं? यानी कि पुनर्बलन की प्रतिपुष्टि, कक्षा का आकार बढ़ाना या उत्तेजनाओं की प्रस्तुति या शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि शिक्षण के किस चरण में विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन है अंतः सक्रिय यानी इंटरैक्टिव चरण, सक्रिय होने के बाद का चरण या पूर्व सक्रिय और अंतः सक्रिय का चरण या पूर्व सक्रिय का चरण। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि सक्रिय होने के बाद का चरण यानी उत्तर सक्रिय, पोस्ट एक्टिव फेज जो होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं कि एक साक्षात्कार में आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछेंगे? यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण को किस प्रकार का स्तर है? तो ऑप्शन है अनुप्रयोग का, मूल्यांकन का, विश्लेषण का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के बारे में आप प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न संख्या 5 है कि विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है या अनुप्रयोग कहलाता है? तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही हो जाएगा यानी कि विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना या ब्लूम के वर्गीकरण यानी ब्लूम की टैक्सोनॉमी में के संश्लेषण कहलाती है, सिंथेसिस कहलाएगी। आइए प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि एक शैक्षिक विधि जहां शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण पर पहुंचने के लिए सचेत, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है व्याख्यान विधि, कहानी कहने की विधि, प्रदर्शन विधि या समस्या समाधान विधि। तो सही विकल्प इसका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा यानी कि समस्या समाधान विधि एक शैक्षिक पद्धति है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर किसी समस्या के समाधान तक पहुँचने के लिए प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता रखता है? तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ये ऑप्शन संख्या ए यानी कि इस दृष्टिकोण में चीज़ों को इसके सिद्धांत, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप से सीखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन हो रहा है। ये प्रश्न थोड़ी सी लंबी है। प्रश्न संख्या 8 है कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया। पद्धति 1 की पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, पद्धति 2 विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना, संक्षेप में समझाना और विद्यार्थियों के पास एक पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने का कहना। और नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। तो किसकी उपयोग कर रही है? तो यहाँ पे विकल्प संख्या बी हो जाएगा यानी कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का वो जो है प्रयास कर रही है। तो इसका विकल्प संख्या बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर बच्चे की सीखने की शैली और क्षमताएं जो होती है वो अलग अलग होती है, इसके बारे में व्याख्यान कराया गया है। प्रश्न संख्या 9 है कि पाठ योजना में शामिल सिद्धांतों में से किसी एक को छोड़कर सभी यानी कि उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना का कठोरता और विद्यार्थियों का ज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन विकल्प संख्या सी हो जाएगा यानी कि योजना का कठोरता। पाठ योजना के सिद्धांतों में योजना की कठोरता जो है वो शामिल नहीं होती है, आप इसे याद रखेंगे। पाठ योजना जिसे हम लोग लेसन प्लानिंग कहते हैं, बनाते समय कुछ विशेष सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि उद्देश्यों की स्पष्टता क्या होनी चाहिए, शिक्षण की ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों का ज्ञान भी इसमें बहुमूल्य इम्पोर्टेंट रखती है। आगे है प्रश्न संख्या 10 की परियोजना आधारित गतिविधियाँ, इसका एक उदाहरण है, क्या है? अन्वेषण करना, संलग्न होना, स्पष्ट करना या विस्तृत करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी यानी कि विस्तृत करना। परियोजना आधारित गतिविधियाँ जो होती है वो चरण का उदाहरण होती है, विस्तृत करना, क्योंकि वे छात्रों के ज्ञान एवं गहराई को समझने के प्रयोग में लाने का एक अवसर प्रदान करती है।
आइए प्रश्न संख्या 11 है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि जिसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है कि जनक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैक और टकर, मैक कॉलन, किलप्रिट या डी डब्ल्यू एलन और कीथ एचिसन। तो इसका सही विकल्प विकल्प संख्या 3 हो जाए, डी हो जाएगा, यानी कि डी डब्ल्यू एलन और कीथ एचिसन जो हैं वो फादर ऑफ टीचिंग मेथड्स यानी कि सूक्ष्म शिक्षण विधि के फादर कहलाते हैं माइक्रो टीचिंग के। और 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 12 नंबर कि ग्रुप डिस्कशंस का क्या फ़ायदा है, यानी कि यह चर्चा के तहत मुद्दे की बहुआयामीता पर प्रकाश डालता है। विकल्प संख्या बी है कि इसमें चर्चा पद्धति के तहत उपकरणों का उपलब्धता करवाई जाती है, या एक प्रशिक्षण को कम उपकरण और कम सामग्री की आवश्यकता होती है, या विकल्प संख्या डी इस विधि में प्राप्त ज्ञान सीधे बच्चों के प्रयासों से प्राप्त होती है। तो यहाँ विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा, यानी कि यह चर्चा के तहत मुद्दे की बहुआयामीता का पर जो है वो प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है कि टीम शिक्षण से खाली स्थान का एकीकरण होता है, किसका होता है? पाठ्यक्रम का होता है, अभ्यास का होता है और लचीलापन का होता है, या संसाधन का होता है। तो विकल्प संख्या ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि करिकुलम, पाठ्यक्रम। टीम शिक्षण से पाठ्यक्रम का जो होता है वो एकीकरण होता है। आगे चलते हैं विकल्प प्रश्न संख्या 14 की ओर। इसमें भी खाली स्थानों की पूर्ति करना है कि खाली स्थान व्यवस्था के बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इस बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो पर्याप्त कक्षा का वातावरण, व्यवस्थित प्रतिबंधात्मक सीखने का माहौल, व्यवस्थित रूप से सीखने की सक्षम सीखने के माहौल, या निष्क्रिय कक्षा का वातावरण। तो विकल्प संख्या ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पर्याप्त कक्षा का वातावरण जो होती है वो व्यवस्था के बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए जो है वो संघर्ष करता है। तो विकल्प संख्या जो ए हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं कि पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति, बेहतर ज्ञान और सेवा, बेहतर प्रयास एवं सेवाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा, यानी कि श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति जो होता है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों का उपयोग करना। प्रश्न संख्या 17 है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कब? यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं, वे कक्षा के अनुशासन को बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं, या वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे सभी विकल्पों में से डी नंबर विकल्प जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि कभी भी मोटिवेटेड बच्चे जो होते हैं वो उसकी पहचान होती है कि वे सक्रिय होते हैं और सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं, और जिसमें वे बच्चे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछ करके अपना स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं शिक्षकों के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होता है? तो विकल्प संख्या ए है कि छात्रों को सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, साप्ताहिक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए, डेटा एकत्र करने के लिए, या छात्रों को तकनीकी दक्षता प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या ए नंबर, यानी कि परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए छात्रों को सीखने और कौशल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण जो है वो योगदान देती है। आइए अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था प्रश्न संख्या 19 नंबर कि एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। किस चीज़ में मदद मिलती है? समय बचाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, कि यह जानने में कि कक्षा में क्या पढ़ाना है, या शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। तो यहाँ पे विकल्प संख्या सी है कि यह जानने में उन्हें मदद मिलती है कि कक्षा में क्या पढ़ाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, विद्वान नागरिकों का निर्माण करें, या समझदार नागरिक बनाते हैं, या ऑल ऑफ दी, जिसमें से सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, ये भी सही है। विद्वान नागरिकों का निर्माण करने के लिए भी और समझदार नागरिकों के बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छात्र के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण एक सीमित होता है, टेस्ट में, मेजरमेंट में, या असेसमेंट में जिसे आकलन कहा जाता है, या इवेल्युएशन में यानी मूल्यांकन में। तो विकल्प संख्या बी इसका सही हो जाएगा, मेजरमेंट में। जब केवल संख्यात्मक प्रदर्शन की बात होती है जैसे 75/100, तो यह मापन यानी कि मेजरमेंट कहलाता है।
आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 नंबर कि अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है अधिगम के लिए? इकाई के अंत में, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से पहले, या सीखने की प्रक्रिया के दौरान, या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प संख्या सी हो जाएगा कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों का इवेल्युएशन किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्रों के बीच चल रहे संवाद की क्या एक विशेषताएं होती है? रचनात्मक आकलन होती है, योगात्मक आकलन होती है, नैदानिक आकलन होती है, या मानक संदर्भित आकलन होता है? तो यहाँ पे विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा, यानी कि इसमें रचनात्मक आकलन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगला प्रश्न का है कि पाठ्यचर्चा के मनोवैज्ञानिक आधार खाली स्थान को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है। छात्रों की जरूरत को, छात्रों की रुचि को, छात्रों की क्षमताओं को, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे विकल्प संख्या जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी विकल्प जो हैं इसमें सही हैं, यानी कि छात्रों की जरूरत के आधार पर, छात्रों की रुचि के आधार पर, छात्रों की क्षमताओं के आधार पर। तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 26 के निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की तकनीकी नहीं है? ड्रिलिंग तकनीक, चित्रण, या नाटकीयकरण, या बलवारी? तो विकल्प संख्या डी जो हो जाएगा, बलवारी जो है वो नहीं है शिक्षण की एक तकनीकी विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 की कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो वाटसन का एसआर सिद्धांत, स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत। आगे विकल्प है सी नंबर वाइगोस्की का रचनात्मक सिद्धांत, या कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो विकल्प संख्या सी इसका सही हो जाएगा। वाइगोस्की का जो रचनात्मक सिद्धांत होता है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 नंबर की निम्नलिखित में से किस विधि के प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है? मामले का अध्ययन, या अवलोकन जिसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, प्रायोगिक, या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प संख्या बी यानी कि ऑब्जर्वेशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 29 कि इनमें से कौन सा श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण होता है? लिंगुआफोन, मानचित्र, एपिडास्कोप, या फ्लैश कार्ड? तो विकल्प संख्या 1 जो होता है लिंगुआफोन इसका सही श्रव्य सामग्री का एक विकल्प है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 कि शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सुविधा सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करना चाहिए प्रभावी नागरिकों के उत्पादन करने के लिए, इसकी वास्तविक प्रस्तुति के लिए, इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले, या विद्यार्थियों की जानकारी एकत्र करने के लिए? तो विकल्प संख्या सी जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि इसकी वास्तविक प्रस्तुति करने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 ईस्वी में गुजरात में खेरा सत्याग्रह शुरू किया था? मिल मालिक के द्वारा, भूमि के स्वामी के द्वारा, और दो विकल्प हैं लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या हंसराज रहबर के नेतृत्व में। तो यहाँ पे विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात में खेरा में सत्याग्रह वहाँ के स्वामियों की किसानों के समर्थन के लिए शुरू किया था जो बाढ़ और फसल खराब होने के कारण टैक्स माफ़ी करने की मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न है विकल्प संख्या 32 के विकल्पों में से कौन सा भारत में स्थापित भारत का पहला जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प संख्या सी जो हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ये जो है विकल्प संख्या बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कि भारत में कानून बनाने का जिम्मेदार किस संस्था को है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद का, चुनाव आयोग का, या उच्च न्यायालय का? तो विकल्प संख्या 20 का सही हो जाएगा। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो संसद यानी कि पार्लियामेंट की होती है, और भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 79 है संसद के गठन का जो है ये उल्लेख करता है, ये भी चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नेता स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस? तो सही विकल्प ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चित्तरंजन दास जो है वो स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, और इसकी स्थापना जो हुई वो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का विभाग किस का शासी निकाय कहा जाता है? ये भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग का, नीति आयोग का, और दो विकल्प देखते हैं क्या है, और विकल्प हैं अंतरिक्ष विभाग का या DRDO का। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए जो होता है, यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जो का शासी निकाय होता है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि वह स्थान जहां हम भोजन और खेल का स्टॉल मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो विकल्प संख्या सी जो है वो मेला जो है वो सही हो जाएगा उत्तर।
अगला प्रश्न है कि एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी या 1 खिलाड़ी? तो विकल्प संख्या बी यानी कि 5 खिलाड़ी जो हैं इसमें खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण खनिज खाली स्थान क्या है? तो सही विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि लोहा और सोडियम और कैल्शियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ होती है। अगला प्रश्न है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है जो उसके गृहनगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग है। उसने केरल में कौन सा पेड़ देखे होंगे? नारियल का, सेब का, देवदार का या लीची का? तो विकल्प से ही आपको पता लग गया होगा कि केरल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ होती है। यानी रेहाना ने केरल में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे होंगे वे नारियल के पेड़ होंगे, क्योंकि केरल जो राज्य हैं वो नारियल के उत्पादन के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि कौन सा समूह जो है वो ग्रेनोला सबूत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों से बना होता है? अनाज है, मांस और सेम है, सब्जियां हैं या इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प संख्या ए जो होता है अनाज जो है वो इसका सही जो है विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ के प्रश्न है कि 80 डिग्री के कोण का पूरक कोण क्या होगा? तो विकल्प संख्या 10 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे को पूरक कोण कहलाता है, और अभिष्ट पूरक कोण 90 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस करेंगे तो 10 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्गाकार पिरामिड में खाली स्थान क्या होता है? 4 फलक, 3 फलक, 5 फलक या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को पता होगा कि सी नंबर 5 फलक इसमें होते हैं, क्योंकि एक वर्गाकार पिरामिड में 5 फलक होते हैं और इसमें 4 फलक त्रिभुजाकार और 1 फलक वर्गाकार आधार पर होते हैं। इस कारण से विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 और 20 का महत्तम समावर्तक जो है वो SCF क्या हो जाएगा? तो विकल्प संख्या बी जो है प्रश्न अनुसार दी गई ऑप्शन में 4 जो होगी वो 16 और 20 का महत्तम समावर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 ही है, क्योंकि 4 16 को भी डिवाइड कर देता है और 20 को भी 4 जो है वो 5 बार में डिवाइड कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि एक टेबल टॉप की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो टेबल टॉय की परिमिति क्या होगी? उसकी जो परिमिति होगी ऑप्शन संख्या ए 7.5 मीटर, क्योंकि टेबल टॉप की जो माप होती है वो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि क्या होगा, 2.25 प्लस 1.5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 3.75/2 आएगा, जिसका तो सही विकल्प हो जाएगा 7.5 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 कि दिए गए प्रश्नों के प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर सही विकल्पों का चयन करना है। ये कोडिंग डिकोडिंग की प्रश्न है, जिसमें कि सही विकल्प संख्या जो है वो बी हो जाएगा। यहाँ पे SGW क्यों होगा? क्योंकि F का जो विपरीत होता है फू, FU, M का N हो जाएगा विपरीत, वहीं P का जो होता है वो K हो जाता है और W का D हो जाता है, वहीं H का जो होता है वो हाई स्कूल यानी S हो जाएगा, उसके बाद GT रोड यानी कि G हो जाएगा, उसके बाद WD तो यानी W हो जाएगा और Q का हो जाएगा। तो यानी विकल्प संख्या यहाँ पे अपोजिट बताई गई है अंग्रेजी वर्णमाला का, जिसके आधार पे आप सीरीज को तय कर सकते हैं। काफ़ी आज आसान क्वेश्चन है अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 0, 7, 26, 63, 124 सीरीज की प्रश्न है, मैथमेटिकल सीरीज की। तो इसे बनाने का एक तरीका होता है कि आप ऐड करके देख लें कितने कितने के अंतर जो हैं इस श्रृंखला में हैं। जैसे कि यहाँ पे क्यूब चल रहा है 2 पे पावर क्यू, और वहीं पे 3 पे पावर जो क्यू में से 1 माइनस हो कर दी गई है। वहीं अगर 4 पे पावर क्यू होती है तो 64 होती है, उसमें से 1 माइनस किया गया तो 63 हो जाएगा। वहीं 5 पे पावर क्यू जो होता है 125, जिसमें -1 किया गया है तो 124 हो जाएगा। अगला बार नेक्स्ट में 6 पे पावर क्यू हो जाएगा, तो 6 पे पावर क्यू 216 होता है, जिसमें 1 माइनस करेंगे तो 215 यानी 215। इसका ऑप्शन विकल्प संख्या डी जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस चीज़ों को। आगे प्रश्न जो है वो रिलेशनशिप में है कि BC की चाची है, A B का पति है, B D की बहन है, तो A का D से क्या रिश्ता हो जाएगा? आप डायग्राम के द्वारा इसे बना सकते हैं। ऐसे विकल्प संख्या बी जो जीजा जो होगा यानी ब्रदर इन लॉ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे वेन डायग्राम के प्रश्न है कि मनुष्य तथा ग्रहों के बीच के संबंध का कौन सी आकृति प्रदर्शित करता है? तो मनुष्य तथा ग्रह, मनुष्य और जो ग्रह होती है दोनों के बीच के संबंध कौन आकर्षित करता है? तो यहाँ पे विकल्प संख्या ए जो है वो सही हमें लग रही है, और यानी कि यहाँ पे विकल्प के तहत हमें बी सही लग रही है क्योंकि बी करेक्ट है। विकल्प संख्या बी सही है क्योंकि मनुष्य जो है वो पृथ्वी जो एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह के अंदर मनुष्य एक पार्ट है, और
ग्रह जो एक हैं वो अलग होता है। मनुष्य तथा ग्रह के बीच के संबंधों में कौन सी आकृति जो प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पे विकल्प संख्या बी जो है वो करेक्ट है दिए गए विकल्प में। जैसे मनुष्य एक जीव है, ठीक है, और ग्रह एक अलग हो जाती है, तो इस प्रकार से आप अंतर कर सकते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है कि एक दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर कौन नहीं बनाई जा सकती? पूरे जो एक सेंटेंस है जिसमें जो जो अक्षर हैं सभी को आप एक बार देख लें कि कौन सा नहीं बनाई जा सकती है। दिया गया शब्द में हम देखते हैं विकल्प संख्या डी जो है वो नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि आर तो इसमें है, ई भी है, सी भी है, ओ भी है, आर दो आर इसमें नहीं है, डी है, एक ही आर है। तो इस तरह से ये नहीं बनाई जा सकती है। बाकी डांसर, रेस और कम जो है वो बनाई जा सकती है। इस प्रकार से आप जो है वो अंतर देख लेंगे। और ये कुछ 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ स्टेट के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगी। और एग्जाम से पहले एक दो बार आप रिपीट कर देख लें ताकि शिक्षण कला और अन्य दक्षता के कैसे प्रश्न आ जाते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन आप चीज़ों को अच्छी आसान तरीके से समझे होंगे। अगर किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना राय दें। इसी प्रकार के सीरीज़ और बनाना चाहते हैं हम और आपके लिए और लाना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ये राय इसमें मेंशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।